Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you to my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 15 की डिस्कशन करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 से है। क्वेश्चन नंबर 1 है राउट्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय राउट्स लॉ जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास P इज इक्वल टू P नॉट x1, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2 और ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। बेसिकली ये तीनों ही जो हैं ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउट्स लॉ इक्वेशंस हैं। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि राउट्स लॉ को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन is equal to the product of the vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solvent in solution। यानी जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, अबव सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है? वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उस सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, किसके इक्वल आएगा? ये आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन। इसलिए इसको लिखा जाता है P इज इक्वल टू P नॉट x1। अभी x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की। P नॉट क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, सेकंड जरा देखिएगा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, ठीक है, जब उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें कितनी कमी आती है वेपर प्रेशर में? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। यानी जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूट की, वेपर प्रेशर में उतनी कमी आएगी। तो डेल्टा पी जो है ये क्या है? दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x2 के। x2 यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की थर्ड डेफिनेशन है राउट्स लॉ की, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यही ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दें तो ये टर्म क्या कहलाएगी? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेंजीन ईथर कैन फॉर्म। ऑप्शन है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, बफर सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो बेंजीन और ईथर ये दोनों जो हैं ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम रहें, ठीक है, प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो फिर क्या होता है? फिर सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो नॉन आइडियल होगा। सही है, अगर डिफरेंट कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बिल्कुल वैसी ही रहें जैसी प्योर स्टेट में थी, तो सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल। अदरवाइज क्या होगा? नॉन आइडियल। ठीक है, सेकंड क्या है? अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट के इक्वल हो तो सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल। और अगर इक्वल ना हो तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल। तीसरा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन जो हैं उनमें ज़ीरो इंथाल्पी चेंज आता है एज देयर हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ज़ीरो इंथाल्पी चेंज होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा एज इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सेम रहें एज देवर इन द प्योर स्टेट। तो इस केस में सॉल्यूशन आइडियल होता है, अदरवाइज क्या होता है? नॉन आइडियल। और लास्ट पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ऑबे करता है तो सॉल्यूशन आइडियल है। और ये एक बेस्ट क्राइटेरिया है किसी भी सॉल्यूशन की आइडियलिटी को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास ऑप्शन है 5.58% सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
18% solution of glucose, 6% solution of urea, and all have the same boiling point. अब हमने बताना है कि इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 5.58 डिवाइडेड बाय 55.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। इसी तरह ग्लूकोज के लिए देखें तो 18 डिवाइडेड बाय 180, ये 180 क्या है, ग्लूकोज का मोलर मैस है, तो इसका आंसर भी आएगा 0.1। ठीक है, और थर्ड जो है यूरिया, तो कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर भी आएगा 0.1। तो इन तीनों के जो मोलैरिटी है वो कितनी है, वो है 0.1। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो है डिसोसिएट होने के बाद या सोल्यूशन बनने के बाद कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है आयोनाइज होगा तो 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह ग्लूकोज और यूरिया जब सोल्यूशन में होंगे तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो एक ये सिंगल यूनिट रहेगा। ठीक है, यूरिया के केस में भी और ग्लूकोज के केस में भी। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ती है सोल्यूट की तो वेपर प्रेशर लोअर होता है, वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था 5.58% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। ठीक है, कार रेडिएटर्स में इथाइलिन ग्लाइकोल को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है ताकि फ्रीजिंग जो है वो जल्दी ना हो। ठीक है, वाटर जो है जो कि रेडिएटर में यूज़ होता है तो वो जल्दी फ्रीज़ ना हो। ठीक है, नॉर्मली वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि अगर द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, 5 किलोग्राम वाटर है और इसमें हमने कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करना है, हमारे पास ऑप्शन है 20 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम और 30 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने वाटर की के लिए KF की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, यानी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बताई हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 50 ग्राम, 50 ग्राम। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमने ऐड किया है दैट इज़ W ग्राम। मोलर मैस जो है इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना होता है, दैट इज़ 62 ग्राम पर मोल। और जो एक्सप्रेशन है, जिस फॉर्मूला के थ्रू हम ये आंसर फाइंड करेंगे, तो वो है डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KF इंटू M। हम पढ़ते हैं कि मोलल फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी। ठीक है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF वो कितना है, वो है 0.3। ठीक है, नॉर्मली जो वाटर है वो 0 डिग्री पर क्या होता है, फ्रीज होता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ, वो हुआ 0.3। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास KF की वैल्यू भी दी हुई है। मोलैलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है ना, अब वेट जो है हमने सपोज किया था कितना है, W, मोलर मैस इसका कितना है 62, और इसको हम 5 किलोग्राम जो है, जो कि क्या था, वाटर। ठीक है,
तो इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 50 ग्राम। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास क्या है, ये एक कूलेंट है जो कि कार रेडिएटर्स में यूज़ होता है टू प्रिवेंट फ्रीजिंग। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 0.3। ठीक है, के एफ कितना है हमारे पास, जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है 1.86। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है वो है 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन when it is in equilibrium with the solid substance at a particular temperature is called। ऑप्शन है हमारे पास solubility, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में जब वो सॉलिड सब्सटेंस के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में हो, सो इट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज़ डिजॉल्व विल बी। अब सोल्यूशन जो है हमारे पास वो है 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताएं जिसमें 1 ग्राम मोल जो है डिज़ोल्व हो। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1.8 डेसीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब और 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 था, उसमें 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज के हैं। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं, और हमने क्या बताना है, हमने वॉल्यूम बताना है जिसमें 1 ग्राम मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल का मतलब क्या है, ग्लूकोज का 1 मोल। ठीक हो गया, तो ये ज़रा सोल्यूशन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 1.8 डेसीमीटर क्यूब। जो 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मैस है। ठीक है, 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम इन 100। ठीक हो गया, 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, फिर वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, और हमारे पास टोटल कितना है 1 ग्राम मोल में, 180 है, तो 180 का हम फाइंड कर लेते हैं बाय यूनिटी मेथड। तो आंसर हमारे पास आता है 1800 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम 1000 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 1.8 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 1, 18, 55.5 एंड 6। मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है 55.5। अब वाटर की जो डेंसिटी है वही 1 ग्राम पर ml है, या 1 किलोग्राम पर लीटर। अब 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमारे पास वाटर का मैस कितना है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में इसके कितने मोल्स आते हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल जो है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के कितने बनते हैं, 1000 को आप क्या करें, 18 से डिवाइड कर दें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथानॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर। ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, इक्वल टू दैट ऑफ इथानॉल, मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड लेस देन दैट ऑफ वाटर। अब इथानॉल का जो एक्वस सोल्यूशन है वाटर में, उसका वेपर प्रेशर क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मोर देन दैट ऑफ वाटर। बेसिकली वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इथानॉल जो है वाटर की निस्बत इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब इथानॉल को वाटर में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप होता है वो वाटर की निस्बत वीक होता है, जबकि प्योर इथानॉल की निस्बत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एक्वस सोल्यूशन होगा फिर उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, वाटर से ज़्यादा होगा।
और इथानॉल से कम होगा। ठीक है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोर देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। हमने यहाँ पे डेल्टा पी ओवर पी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ऑप्शन है 1/5, 5.1, 1/51 एंड 6। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो अगर हम सोल्यूट जो कि ग्लूकोज है उसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 1/51। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं हमारे पास, इसका मैथ 90 है, 18 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएगा 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, 18 डिवाइडेड बाय 180 तो ये आता है 0.1। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो x2 हमने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 1/51। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 20% ग्लूकोज सोल्यूशन। ग्लूकोज का मास फाइंड करना है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है 1 डेसीमीटर क्यूब 20% ग्लूकोज सोल्यूशन बनाने के लिए। हमारे पास ऑप्शन है 18 ग्राम, 180 ग्राम, 36 ग्राम और 200 ग्राम। तो इसका आंसर जो है वो है 200 ग्राम। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब हमने सोल्यूशन बनाना है जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है 1000 सेंटीमीटर और 1000 ग्राम के। हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था 20% ग्लूकोज सोल्यूशन। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम जो है वो सोल्यूट है। ठीक है, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, वो हो जाएगा 20/100। और हमने तो 1 डेसीमीटर क्यूब में यानी 1000 में फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर आता है 200 ग्राम। 200 ग्राम। इसका सिंपल ये समझने कि अगर 20% का मतलब है 100 में 20, और हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो 1000 में फाइंड करना था, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 200। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मोलैलिटी। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि जो मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है इज इक्वल या इट इज़ द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन एंड अदर टू फॉर्म वन लेयर इज कॉल्ड। ठीक है, जब दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आपस में मर्ज हो जाते हैं सिंगल लेयर में तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, डिस्टिलेशन टेम्परेचर और नन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो पार्शली मिजिबल लिक्विड्स होते हैं उनको जब मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के नतीजे में क्या होता है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिस पे वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बिल्कुल ही मिजिबल हो जाए, मिक्सअप हो जाए, उसको कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द लिक्विड मिक्सर डिस्टिल विद द चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड। ठीक है, कौन से लिक्विड मिक्सर जो हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन उनकी हो सकती है, डिस्टिल किया जा सकता है बाय चेंज इन कंपोजिशन। ऑप्शन है हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सर,
इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर और नन। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोट्रॉपिक मिक्सचर। जियोट्रॉपिक मिक्सचर जो हैं इनको हम डिस्टिल कर सकते हैं विद द चेंज इन कंपोजिशन, जबकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, ठीक है, और ये डिस्टिल होते हैं विद आउट चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है, लाइक प्योर केमिकल कंपाउंड। तो ये डिफरेंस है जियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट contains 0.5 moles of solute देयर इज। तो कह रहे कि 1 मोलर सोल्यूशन जिसमें 0.5 मोल सोल्यूट के हो, ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट और नन, ठीक है। अभी याद रखिएगा कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है, जब हम किसी भी सोल्यूट के 1 मोल को, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स के हैं, हमारे पास 0.5 मोल्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कम हो जाएगा, वो कितना आएगा 5। इसका करेक्ट आंसर है नन। बेसिकली 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, सोल्यूट के 1 मोल को 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल्स। तो फिर क्या होगा, 1 kg की बजाय फिर सॉल्वेंट कितना होगा, वो होगा हाफ kg यानी 500 ग्राम्स। सो ऑप्शन में कहीं भी 500 ग्राम नहीं है, 500 ml है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का हम क्या करें, वॉल्यूम लें तो फिर वो तो मोलैरिटी बनेगी, जबकि मोलैरिटी में सॉल्वेंट का मैस लिया जाता है, तो इसलिए आंसर इसका जो है वो क्या है 500 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 9.2 ग्राम टोलुइन इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है, सोल्यूट कितना है 9.2 ग्राम्स है और सॉल्यूशन कितना है वो हमारे पास है 500 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूट जो है टोलुइन उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/5 एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/5। इस तरह देखिएगा कि टोलुइन का मोलर मैस है 92, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 9.2 डिवाइडेड बाय 92, तो आंसर आता है 0.1। और सॉल्वेंट का मैस कितना है 500 ग्राम, कितना बनता है, ये बनता है 0.5 किलोग्राम। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मोल्स कितने हमने फाइंड किए हैं, वो हमने फाइंड किए हैं 0.1, और सॉल्वेंट का मैस कितना फाइंड किया था, वो था 0.5। तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 1/5। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन्स। ऑप्शन है फ्री आइंस, फ्री एटम्स, फ्री मॉलिक्यूल्स या फिर नन। तो शुगर सोल्यूशन जो होता है, शुगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, तो इसलिए जो है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फ्री मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या है कि जो सोल्यूशन ऑफ शुगर है इन वाटर, it contains free molecules because the space between this solution is occupied by the molecules of water. Sugar solution जो है only have molecules between the solution and does not have the electrons, electrolytes, ions or atoms in the solution, ठीक है। तो इसमें फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी सिंपली जो है कि शुगर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगी, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 10% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन इज। हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, 10% हमारे पास वेट बाय वेट है, ठीक है। 10% का मतलब क्या है कि 100 में से 10 जो है ग्राम वो किसके हैं, यूरिया के हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 1/6, 5/6, 1/31
एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर है 1/31। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास 10% है वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है, वेट बाय वेट, यानी सोल्यूट भी मैस ग्राम्स में होगा और सॉल्वेंट भी ग्राम्स में होगा। ठीक है, टोटल सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट 10 ग्राम है और सॉल्वेंट जो है 90 ग्राम है। ठीक है, अब 10 ग्राम में से हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं यूरिया के, वो कितने आते हैं, वो आते हैं 1/6। 90 ग्राम में से हम वाटर के मोल्स फाइंड कर लेते हैं, वो कितने आते हैं 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आएगा सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, सॉल्वेंट और प्लस सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स यानी सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 1/31। सी ऑप्शन जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन। अब यहाँ पे जो सोल्यूट है वो किस में होगा, वो होगा ग्राम्स में, और सॉल्वेंट किस में होगा, वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ऑप्शन है 37%, 74%, 27% और नन। तो इसका करेक्ट आंसर है 74%। अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखिएगा कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है मैस ऑफ सोल्यूट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये जो पहले होता है ऊपर W, इट इज़ फॉर सोल्यूट, और बाद वाला जो होता है इट इज़ फॉर सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास सोल्यूशन कितना है, हमारे पास सोल्यूशन है 10 मोलर। तो 10 मोलर सोल्यूशन जो है किसका है, स्लैक लाइम का। इसका मतलब क्या है, 10 मोल्स। ठीक है, इसका मतलब है 740 ग्राम स्लैक लाइम को 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया। ठीक है, ऐड किया हुआ। अब जो है सोल्यूशन कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें स्लैक लाइम कितना है 740। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके को आएगा, ये आएगा 740/1000। तो हमने तो फाइंड करना था परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है 100। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 74%। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ऑप्शन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूट और नन। ठीक है, अब मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसकी करैक्टरिस्टिक है, ये सॉल्वेंट का ही करैक्टरिस्टिक है। हर सॉल्वेंट के लिए मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। अब मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वो इजाफा जब उस सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में 1 मोल सोल्यूट ऐड किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M। और KB जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, लैंड्सबर्गस कांस्टेंट और नन। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसे कहते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, और जबकि सॉरी, जो क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट है वो कहलाता है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जबकि एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो कहलाता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट।
A molar freezing point constant or cryoscopic constant is a depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. तो ये भी रिलेशन क्या बनता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. के एफ क्या है, इट इज़ क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट. दूसरा इसका नाम क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. और एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. व्हेन attraction between AB is more than that of AA and BB, the solution will show deviation from Raoult's law. Positive, negative, can't be predicted and none. वो कह रहे हैं कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप होने के जो डेवलप होता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन हो देन ए और बी दोनों की निस्बत, तो जो राउट्स लॉ डेविएशन आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या कांट बी प्रिडिक्टेड. सो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू द अट्रैक्शन इन प्योर कंपोनेंट्स तो फिर पॉजिटिव डेविएशन. और अगर ये इंटरेक्शन जो है सोल्यूट सॉल्वेंट का ये स्ट्रॉन्ग हो, मोर हो, तो फिर क्या होगा, फिर राउट्स लॉ जो है डेविएशन नेगेटिव होगी. यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, कंपैरिजन है हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो है, ठीक है, इट ओबेज राउट्स लॉ, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ओबे लॉ को राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता. आइडियल सॉल्यूशन में जो इंथैल्पी चेंज है ये हीट ना इवॉल्व होती है, ठीक है, और ना ही एब्जॉर्ब होती है. उसके बाद टोटल वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट. ये हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की. ठीक है, उसके बाद जो है इंटरेक्शन जो है वो सेम और आइडेंटिकल होता है एज़ कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स. और एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है वो भी सेम होती है एज़ लाइक प्योर लिक्विड्स. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि बेंजीन और टोलुइन की. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं सॉल्यूशन ये आइडियल सॉल्यूशंस होंगे. जबकि दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के आते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक नेगेटिव डेविएशन वाले. दोनों ही जो है वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते. ठीक है, अगर तो एंडोथर्मिक डेसोल्यूशन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव डेविएशन. और अगर जो है एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन. अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है अगर इंक्रीज़ हो जाए एज़ कम्पेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स तो फिर पॉजिटिव डेविएशन, और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो तो नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद जो है अगर इंटरेक्शन जो है वो वीकर हो, इंटरेक्शन वीकर हो तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ग्रेटर हो तो फिर नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, और एस्केप ईजली शोइंग हायर वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन जो है उसमें हायर वेपर प्रेशर पे कर जाती है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में लोअर वेपर प्रेशर पे. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने याद कर लेनी है कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं और नॉन आइडियल कौन से हैं. ठीक है, अब सिंपली याद रखें, अगर लिक्विड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या इस तरह का कोई भी इंट्रैक्शन डेवलप हो सकता है तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो होंगे नॉन आइडियल. और अगर इस तरह का कोई भी इंट्रैक्शन डेवलप नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो क्या रहेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22. At room temperature, the mole fraction of a solute is 0.25 and the vapor pressure of solvent is 0.8 atm. The lowering of vapor pressure is. अब मोल फ्रैक्शन दी हुई है और वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है. हमने जस्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ऑप्शन है हमारे पास 0.6 atm, 0.8 atm, 0.2 atm और नन.
सो इसका करेक्ट आंसर है 0.2 atm। हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x2। अब x2 भी दिया हुआ था और जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये भी दिया हुआ था, तो जिस वैल्यू फिट किया और आंसर क्या आया 0.2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस एन बेसिक सॉल्यूशन। ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम बाइसल्फेट, सोडियम साइनाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। यानी किस साल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोल्यूशन बेसिक होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम साइनाइड। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड जो है जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनेगा, ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा एसिडिक। पोटाशियम बाइसल्फेट जो है ये भी क्या होगा एसिडिक सोल्यूशन, because the neutral salt of strong base and strong acid is K2SO4। अगर तो K2SO4 होता तो ये जो है ये साल्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है तो ये सोल्यूशन क्या होगा पोटाशियम बाइसल्फेट वाला, ये होगा एसिडिक सोल्यूशन। उसके बाद जो है सोडियम साइनाइड की बात करें तो सोडियम साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है और वीक एसिड, सो इसलिए ये बेसिक सोल्यूशन होगा। और पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व पर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसकी मोलैरिटी हमने बतानी है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 5 मोलर, 1 एम है, 1.5 एम एंड 2.0 एम। ठीक है, दोबारा देखिएगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन और इसमें कितना डिज़ोल्व किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर है 1 मोलर। बेसिकली मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितना है 250 है, और अगर यही हम डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.25। तो इसलिए ओवरऑल इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 मोलर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट A is 0.8। When a non-volatile substance B is added to the solvent, its vapor pressure drops to 0.6। What is the mole fraction of component B in the solution? अब यहाँ पे जो डाटा गिवन है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बी को ऐड किया सॉल्वेंट में और वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई। ठीक है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। सो इसका देखिएगा, ऑप्शन हमारे पास हैं 0.25, 0.28, 0.30 एंड 0.31। इसका करेक्ट आंसर है 0.25। अभी ज़रा देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को एक्सप्रेस किया जाता है P से, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P नॉट से। राउट्स ला क्या कहता है, ये कहता है P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब एक रूल है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ यूनिटी। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं सब की मोल फ्रैक्शन को सम करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में ए के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75।
सॉरी, यहाँ पे आंसर जो है ये आएगा 1 माइनस 0.75, तो आंसर आ जाएगा 0.25। तो ये ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।